हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी खुश व स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 9वीं की क्षितिज बुक में से गद्य भाग का पाठ 1 दो बैलों की कथा, जो कि प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं प्रेमचंद जी के बारे में आपको उनका परिचय दे देती हूँ। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। उनका जन्म से नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था, जिसमें सरकारी नौकरी छोड़कर प्रेमचंद जी ने भाग लिया था और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि ये सब इनके उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। इसका अर्थ यह है कि प्रेमचंद जी साहित्य के द्वारा समाज में परिवर्तन लाने को एक सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय रहे हैं। अर्थात उन्होंने अपनी रचनाओं में किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया। उन्होंने दलितों के शोषण के बारे में भी लिखा। उन्होंने समाज में स्त्री की जो उस समय जो दुर्दशा थी उसके बारे में भी वर्णन किया और स्वाधीनता आंदोलन आदि में उन्होंने भाग भी लिया था और उनकी रचनाओं के ये मूल विषय भी थे। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उनमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों की भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद जी के लेखन की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। प्रेमचंद जी की भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार रही है। उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। अब हम दो बैलों की कथा के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि इस पाठ में प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है कि एक किसान और उसकी खेती बाड़ी में प्रयोग होने वाले पशुओं के बीच में कैसा संबंध होता है, उसके बारे में प्रेमचंद जी ने वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा को उपयोग और विकास किया है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। अर्थात इसका अर्थ है कि हम गधे को सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ और बुद्धिहीन समझते हैं। उसे परले दर्जे का हम बेवकूफ़ भी कहते हैं, लेकिन हम उसे ये क्यों कहते हैं? या तो हम उसके सीधेपन की वजह से कहते हैं या फिर उसकी सहनशीलता की भावना के कारण कहते हैं। इस बात का अभी हम निश्चय नहीं कर सकते। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को तो कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी।
इसका अर्थ यह है कि गधे को हम चाहे कैसा ही खाना दे, चाहे कितना ही उस पर हम बोझ लाद दें, कभी वो गुस्से में नहीं आता। गाय और कुत्ता भी बहुत शरीफ जानवर समझे जाते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन गधे को कभी गुस्सा नहीं आता, कभी उसे असंतोष नहीं होता। वैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, अर्थात उसके चेहरे पर दुख की जो छाया है वो हमेशा से ही रहती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, अर्थात ऋषि मुनियों में जितने गुण होते हैं सहनशीलता के और सुख दुख में समभाव रहने के, वे सभी गुण गधे में बहुत ऊपर तक है, बहुत ज़्यादा गुण उसके अंदर ये पाए जाते हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जब प्रेमचंद जी ने ये कहानी लिखी थी तब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय अफ्रीका में भारतवासियों की जो दुर्दशा होती थी उसका भी उन्होंने वर्णन किया है। उस समय उन्हें अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता था। वो शराब भी नहीं पीते थे, 4 पैसे वो आगे के समय के लिए बचा कर भी रखते थे, जी तोड़ मेहनत भी करते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे, और कोई उन्हें कुछ कह देता था तो वो बातें सुनकर चुप भी हो जाते थे, फिर भी उनको बदनाम किया जाता था। कहा जाता है कि ये जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, सभ्य कहलाने लगते हैं। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ बछिया के ताऊ से अर्थ है बैल। जिस तरह से हम गधे को बेवकूफ़ और शरीफ जानवर मानते हैं, उसी तरह से हम बैल को भी मानते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। कहने का अर्थ है कि गधे का स्थान अभी भी शराफत में सर्वोच्च है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। यहाँ से हम हीरा और मोती की जो कथा है वो शुरू करते हैं। झूरी नाम का एक किसान था, उसके पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों बैल देखने में बड़े सुंदर थे, काम भी बहुत अच्छा करते थे और शरीर से भी ऊंचे थे, और दोनों में इतना भाईचारा था कि दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते थे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा का अर्थ है बिना बोले अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अर्थात दोनों बिना बोले एक दूसरे की बात समझ जाते थे। यह किसी गुप्त शक्ति के कारण ही हो सकता है, वरना मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ मानता है जीवों में, लेकिन फिर भी उसके पास यह शक्ति नहीं है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विग्रह का अर्थ होता है दोनों एक दूसरे से लड़ाई के भाव से सींग नहीं मिलाते थे, बल्कि एक दूसरे से हंसी मजाक प्यार के लिए, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जाता। इसका अर्थ है कि मित्रों में ऐसे हंसी मजाक चलता ही रहता है, जिससे उनका रिश्ता और भी ज़्यादा विश्वसनीय बनता है।
जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा रहती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। अर्थात दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि दोनों ही सोचते थे कि मेरी गर्दन पर ज़्यादा वजन पड़े, मेरे दोस्त की गर्दन पर नहीं। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लेते थे। अर्थात एक दूसरे को चाट कर अपना प्रेम प्रदर्शित करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। इसका अर्थ है कि दोनों खाना एक साथ शुरू करते थे। यदि उनमें से एक अपना मुंह खाने से हटा लेता था तो दूसरा भी नहीं खाता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। दोनों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। एक बार झूरी किसान ने अपने दोनों गोई मतलब बैलों को ससुराल भेज दिया। बैलों को मालूम नहीं था कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। उन दोनों ने समझा कि हमें मालिक ने बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों तले पसीना आ गया। झूरी के साले का नाम था गया, तो गया उन दोनों बैलों को अपने घर तक लेकर गया। इतने में उसे दांतों तले पसीना आ गया। यहाँ दांतों तले पसीना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है बहुत ज़्यादा थकावट आ जाना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता हो तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? इसका अर्थ यह है कि बैल अपने मन ही मन में सोच रहे थे कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है, तो इसलिए वो दोनों उसके साले गया के साथ जाने में आनाकानी कर रहे थे। यदि वो सोचते हैं कि यदि हम बोल सकते तो हम अपने मालिक से जरूर पूछते कि हमें क्यों बेचा, हम तुम्हारी सेवा में हम कोई कमी तो छोड़ नहीं रहे थे। इतना यदि मेहनत से तुम्हारा काम नहीं चल रहा था, तुम हमसे और काम ले लेते, लेकिन हमें अपने आप से अलग ना करते। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, अर्थात वो गया के घर पहुंच गए थे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला, अर्थात दोनों ने कुछ भी नहीं खाया। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे, अर्थात पराये से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियों से अर्थात अपनी आंखों के कोनों से एक दूसरे को उन्होंने देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, अर्थात गांव के सभी लोग जब सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगें तुड़ा डाली। पगें मतलब जो पैरों में रस्सी बांधी गई थी उसे तुड़ा लिया और घर की तरफ चले। पगें बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी ताकत आ गई थी, दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। अब वो रातों रात झूरी के पास पहुंच गए। झूरी जब सुबह उठकर देखता है कि दोनों बैल उसके घर पहुंच चुके हैं और चरनी पर खड़े हैं, अर्थात जो उनकी चरनी की जगह है वहां पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, अर्थात उनके गले में जो रस्सियां बांधी गई थी और जो खूंटे थे वो उनके गले में लटक रहे थे। घुटनों तक पांव कीचड़ में भरे थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह नजर आ रहा था, अर्थात दोनों की आंखों में प्यार स्नेह तो अपने मालिक के लिए था ही, साथ में विद्रोह की भावना भी उनमें झलक रही थी। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी ने अपने बैलों को जब देखा तो उनका प्यार, उनका स्नेह देखकर उसका मन भी भर आया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। दोनों बैलों के साथ झूरी लिपट गया और दोनों को चुम्बन करने लगा। इससे उनका जो
प्रेम का जो दृश्य है वो देखते ही बनता था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी बहुत महत्वपूर्ण थी। अर्थात ऐसा नहीं है कि ऐसी घटना गांव में पहले कभी ना हुई हो, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अर्थात गांव के बच्चों ने यह निश्चय किया कि दोनों का हम अभिनंदन करेंगे, उन्हें अभिनंदन पत्र हमें देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। अर्थात सभी अपने घर से उनका सम्मान करने के लिए कुछ न कुछ उनके लिए खाने की चीजें, कोई रोटी, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी इत्यादि लेकर आया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतने दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। अर्थात गांव के सभी बच्चे उन बैलों के बारे में बातें कर रहे थे। एक कहता है कि ये बैल, ऐसे बैल तो किसी के पास नहीं है। दूसरा भी उसकी बात का समर्थन करता है कि इतनी दूर से जब ये अकेले चले आए हैं। तीसरे ने कहा कि ये तो कोई पिछले जन्म के आदमी ही हैं। उसकी बात का किसी ने भी प्रतिवाद नहीं किया, अर्थात उसके अगेंस्ट कोई भी नहीं बोला। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। अब झूरी की स्त्री जो थी वो इस बात पे गुस्सा थी कि ये दोनों बैल उसके भाई के घर गए और बिना काम किए ही वापस लौट आए, इसलिए वो उनको नमक हराम कहती है। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। अर्थात झूरी को ये अच्छा नहीं लगा कि कोई उसके बैलों को नमक हराम कहे। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे की सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। अब झूरी की स्त्री को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहती कि तुम्हारे जैसे बुद्धू नहीं है मेरा भाई जो उनको सहलाता रहे। यदि वो खिलाएगा तो इनसे काम भी बहुत लेगा, लेकिन ये दोनों तो कामचोर है। कहती, अब मैं इनको खली और चोकर नहीं दूंगी, सूखा भूसा ही दूंगी, चाहे तो ये खाए चाहे ये मरे। और वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा ही दिया जाए। अर्थात जो बैलों की देखभाल करने वाला जो नौकर था उसको कह दिया गया था कि उनको सिर्फ खाली सूखा भूसा ही दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, कोई चिकनाहट नहीं थी, न कोई रस था, क्या खाई। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। अर्थात सब कुछ सूखा और फीका था। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? मालकिन मुझे मार डालेगी। मजूर कहता कि नहीं, मैं नहीं डालूंगा, मालकिन मुझे मार डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी ही कहोगे। अब झूरी अपने मजदूर को कहता है कि थोड़ी सी चुरा कर ही इसको खली डाल दे, लेकिन मजदूर है वो इनकार कर देता है। वो कहता है कि नहीं, जब हम पकड़े जाएंगे तो तुम भी अपनी पत्नी का ही पक्ष। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। अब झूरी का जो साला था वह उन दोनों को दूसरे दिन जाकर गाड़ी में जोतकर अपने घर ले आया, लेकिन वो उनकी पिछले शरारत का उनको मजा चखाना चाहता था, इसलिए उसने उन दोनों को सूखा भूसा डाला और उसके जो अपने खुद के बैल थे उनको उन्होंने खली और चुनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, अर्थात वो उन्हें कभी भी नहीं मारता था। उसके टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। अब दोनों को अपने मालिक झूरी की बहुत याद आ रही थी।
दोनों उसकी एक टिटकार पर ही तेज तेज चलने लग जाते थे। यहाँ तो उनको मार भी पड़ी थी, उनका जो सम्मान है उसको भी ठेस पहुंची थी, और ऊपर से उनको खाने को भी मिला तो सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक ना उठाई, अर्थात दोनों ने उधर देखा तक नहीं, कुछ खाना तो दूर की बात। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों बैलों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते, अर्थात उन्होंने गया के खेत में काम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। अर्थात ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि अब ये हमारी बहुत ज्यादा पिटाई करने वाला है, और उधर से गया भी दो आदमियों के साथ लाठी लेकर आ रहा है, और दोनों बैल उनकी तरफ अब देख रहे हैं। लेकिन जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। मोती उन दोनों को मजा चखाना चाहता था, लेकिन हीरा ने बार बार उसको मना कर दिया कि हमारी जाति का यह धर्म नहीं है कि हम किसी पर सींग उठाएं। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, अर्थात उसके गया और उसके सहायकों ने उन्हें पीटा नहीं बल्कि उसे हाँक कर ले गए। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए उन दोनों बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। अब उस घर में उन दोनों को फिर से सूखा भोजन दिया गया। घर वाले भोजन कर रहे थे, लेकिन एक छोटी सी बच्ची 2 रोटियां लेकर आई और उन दोनों को देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो नहीं मिटी, लेकिन उस बच्ची का जो प्यार था, उसका जो स्नेह था, उससे उन दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया था, अर्थात दोनों का हृदय तृप्त हो गया था। वो लड़की भैरों की लड़की थी, जो उनके घर में काम करने वाला मजूर था, उसकी लड़की थी। उस बेचारी की माँ तो मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे भी बहुत मारती थी। इसलिए जो दोनों बैल हैं, उन्हें अपनी और उस छोटी लड़की की जो स्थिति है वो एक जैसी लगती थी, और इसलिए उनके अंदर आत्मीयता का भाव पैदा हो गया था। दोनों दिन भर जोते जाते